ये वीडियो बिगिनर के लिए है जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या ये उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर उन्हें नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड है क्या, ये वर्क कैसे करती है, प्रॉफिट कैसे अर्न करती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, इसे मैनेज कौन करता है। एक बात मैं बताऊं, जितने भी टीवी स्टार और जितने भी बड़े सेलिब्रिटी जाके टीवी पे बोल दे म्यूचुअल फंड सही है, पर क्या लगता है आपका डर खत्म हो गया? आपको एक डर सा लगता है कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं कोई लॉस तो ना हो जाए कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सीधा से सीधा जुड़ा लोगों के दिमाग में कि म्यूचुअल फंड मीन सिर्फ इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। बट ये मिसकॉन्सेप्शन है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रियल एस्टेट में, गोल्ड में और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सभी चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एज यूजुअल जब भी म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी की बात मार्केट की किया जाता है, या नॉर्मल सेंस में जब भी रिटर्न की बात किया जाता है, रिस्क की बात किया जाता है, तो सीधा सीधा इक्विटी मार्केट से संबंध है। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी प्लान्स हैं, मैक्सिमम प्लान इक्विटी से रिलेटेड होता है। अलग अलग फंड है, अलग अलग टाइप के फंड है, डेब्ट फंड है, इक्विटी फंड है, इतने डिफरेंट फंड है। सो नॉट ओनली इक्विटी, बट वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में उसे लगाया जाता है। और एक बात और बताऊं, अगर आप अभी भी डर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लॉस तो नहीं होगा, तो सियोरिटी के साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और आप सिलेक्शन कीजिए कोई भी फंड। कितना भी बुरा फंड आपका सेलेक्ट हो गया, कोई म्यूचुअल फंड, बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मिनिमम उतनी रिटर्न तो देगी ही देगी कि आपकी एफडी, आरडी, चिट फंड कंपनियां, जो भी तरीके आप अगर अदर ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर रिटर्न देगी। ये नहीं कि मार्केट वोलेटाइल हुआ, मार्केट लो जाने लगा, मार्केट में गिरावट आ रही है, उसी समय आपने बेच दिया, ऐसा नहीं। अगर लंबे टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो म्यूचुअल फंड आपको लॉस दे ही नहीं सकती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को इसलिए भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए अवॉइड भी नहीं कर सकते कि ये इतनी रिटर्न देती है जो आपके किसी अदर सोर्स में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर रिटर्न आपको लंबे टाइम में देती है, बशर्ते आपके ये इन्वेस्टमेंट 7-8 ईयर के लिए हो और आपके फंड सिलेक्शन सही हुआ हो। साथ में म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट देती है कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग इफेक्ट की, जो आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं। हमारी इससे रिलेटेड एक दूसरी वीडियो भी है, 1000 रुपीज से करोड़पति, वो वीडियो जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड है क्या और ये काम कैसे करती है, प्रॉफिट कमाती कैसे है और किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं टेक एंड टैक्स चैनल। अब म्यूचुअल फंड समझने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। स्टोरी में ये है, आपका एक दोस्त है जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है म्यूचुअल फंड का, उसको बहुत अच्छी समझ है, आपको उस पर भरोसा भी है। आप सोचते हो कि मैं भी कुछ पैसे मार्केट में लगाऊं, पर आपके साथ आपको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल टर्म पता नहीं है, मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में पता नहीं है, कौन सा शेयर में कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारी बातें आपको नहीं पता है। आप एक दिन अपने दोस्त के पास जाते हो, उनसे पूछते हो, कहते हो कि दोस्त ऐसा है कि हमें भी कुछ मार्केट टिप्स दे दिया करो, मैं भी चाहता हूँ स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, मैं भी कुछ ट्रेड करूं और मैं भी तुम्हारी तरह कुछ पैसे बनाऊं। उन्होंने बताता भी है, पर आप आते हो और देखते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वो सारे चीजों को इंप्लीमेंट करें, मार्केट को वॉच करें, बाय सेल ट्रांजैक्शन के टाइम, ये सारी चीजें के लिए आपके पास टाइम नहीं है। फिर आप निराश हो जाते हो कि यार हम तो मार्केट में कंडीशंस हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वापस आप दोस्त के पास जाते हो, कहते हो दोस्त ऐसा है कि आप मेरा पैसा ले लो और आप इसे इन्वेस्ट करो, जो भी खर्चे होंगे आपके वो आप चार्ज कर लो, और जो प्रॉफिट आता है उसने बताता है कि आपको मार्केट में रिस्क है, लॉस होने की संभावना है, तो आप पहले सोच लो कि आप मार्केट में लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं, पर आपको आपके दोस्त पे बहुत भरोसा है। उसने बोलते नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई लॉसेज होते हैं तो हम बेयर करने के लिए तैयार हैं, प्रॉफिट के केस में। वो पैसा लेता है, वो इन्वेस्ट करता है, उससे बहुत सारे पैसे बनाता है, कुछ पैसे चार्ज करके अपना, और आपको वापस भी कर देता है। इस पूरे स्टोरी को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए आप म्यूचुअल फंड समझ गए। म्यूचुअल का मीन्स ही होता है शेयर्ड फंड, जिसे आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। अब म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है एएमसी कंपनी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। दैट मीन्स एक फंड लॉन्च करती है, वो एडवर्टाइज करती है और आपसे पैसे लगाने को कहती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बताती है। उसके जो फंड मैनेजर मीन्स जिसे आपकी स्टोरी में आपका दोस्त था, तो जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, वो उस फंड को मैनेज करेगा और वो आश्वस्त करती है कि जी हम अच्छे प्रॉफिट अर्न करेंगे। लोग छोटी छोटी फंड उस म्यूचुअल फंड में डालता है, तो 500 को 1000 को 5000 को ₹1,00,000 व्हाटएवर, जिसके पास जो फंड है उसमें डालता है। उसके बदले उससे अलॉट हो जाती है यूनिट।
1 लाख रुपीज इकट्ठा हुआ, एक यूनिट का दाम अगर 100 रुपीज रखा, आपने 1000 रुपीज दिया, आपको 10 यूनिट मिल गया। इस फंड को मैनेजर करेगा, जैसे वहां पे आपका दोस्त करता था। कहां लगाना है, कब लगाना, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा आपका फंड मैनेजर। बट हो सकता है फंड की कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, उसके अनुसार उस फंड के जो डिजाइन किया गया उसके अनुसार ही वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन सारी आपको किसी भी तरीके से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, ट्रेड करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो भी खर्चे हैं, दैट मीन्स कि आपके मैनेजर की सैलरी, एडवर्टीजमेंट, उस सारे खर्चों को डिडक्ट करेगा, जिसको हम म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेज रेशियो के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेज रेशियो जितना कम है, वो म्यूचुअल फंड उतना बेहतर माना जाता है। दैट मीन बेहतर ऐसा नहीं कि अगर एक्सपेंसेज रेशियो हाई तो म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न नहीं देती है। बेहतर के मामले में कि वो आपसे उतनी कम कमीशन चार्ज करता है, उतनी कम चार्जेस चार्ज करता है, जो आपका फंड मैनेजर है या जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे जैसे वो प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी वैल्यू, उस फंड की वैल्यू बढ़ता है। लाइक 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद उसमें उन्होंने 10,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट किया, उस फंड की वैल्यू हो गई 120। अब यूनिट की क्या वैल्यू हो गई, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो डेली बेसिस पे ओवर द नाइट, प्रत्येक रात को ये डिक्लेयर होता है कि आज की प्राइस कितनी, और उसी बेस पे मार्केट में सेल और परचेज होता है। कोई अगर दूसरा दिन, चौथा दिन अगर वो प्रॉफिट, वो फंड की जो वैल्यू थे 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, अब उसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो जो करंट वैल्यू है उसके अनुसार वो पैसे उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये था म्यूचुअल फंड है क्या, और इसे ऑपरेट करता कौन है, फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड जो लॉन्च करता है फंड, वो एएमसी कंपनी लॉन्च करती है, और ये इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे मैंने बताया, लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है, म्यूचुअल फंड मींस इक्विटी मार्केट, शेयर्स में इन्वेस्ट करना। पर मैंने पहले भी बताया, म्यूचुअल फंड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरे फंड जो डिजाइन फंड है, हम उसमें कर सकते हैं। ज्यादातर केस में जब भी रिटर्न की बात होती है तो म्यूचुअल फंड को इक्विटी मार्केट के ही केस में, टर्म में, संदर्भ में बोला जाता है कि इसकी इतनी रिटर्न है, ये है, और वो कितनी वोलेटाइल है, तो हम इक्विटी मार्केट के केस में ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स। हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। सिर्फ लोगों के कहने से कि अच्छी रिटर्न दे देता है या उन चीजों से, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स आप समझिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे, कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे। कुछ खास फायदे क्या हैं? पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आप समझिए कि आपके पास 2000 रुपीज है, आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, किसी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं, बट आप एमआरपी को चूज किया। एमआरएफ के शेयर्स के प्राइस 3000 रुपीज अप्रोक्स मान लीजिए आज के दिन मार्केट में है, फिर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स उस स्टॉक का बेनिफिट नहीं ले सकते। म्यूचुअल केस में आपके फंड शेयर होते हैं, मल्टीपल लोग ने पैसे लगाए, छोटे छोटे अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट, सारे अमाउंट आए। अब जो अमाउंट आप 2000 को एक कंपनी, 2 कंपनी या 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो अमाउंट हो सकता है आपके 20 कंपनी या 50 कंपनी में इन्वेस्ट हुए, क्योंकि जितने भी फंड आए वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ। तो आपका शेयर जितना भी है वो हर कंपनी में इन्वेस्ट हो रखा है। तो आप इसका एक बेहतर बेनिफिट्स जो है डाइवर्सिफिकेशन का, वो ले सकते हैं। जिस स्टॉक में आप बाय नहीं कर सकते, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उनका भी बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड के केस में मिलता है। दूसरा, बेनिफिट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। मान लीजिए आप खुद R&D नहीं करते, आप खुद रिसर्च नहीं करते, मार्केट सर्वे नहीं करते, अलग अलग इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने में, उसे एक्सट्रैक्ट करने में अपना नॉलेज इस्तेमाल नहीं करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है आपके पास समय नहीं है, तो आप क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं मार्केट के, जो एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं मार्केट के, उनसे आप सलाह लेने जाते हैं। उसे कहते हैं हमें 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, आप हमें बताएं हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। वो मुस्कुराता और कहता है 2000 से ज्यादा तो हमारी फीस है, कंसल्टेंसी चार्जेस हैं। और इस केस में आप एक्सपर्ट नॉलेज का यूज नहीं कर पाते हैं, आप उनके कंसल्टेंसी नहीं ले पाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है? फंड शेयर हुआ, छोटे छोटे अमाउंट मिला के एक बड़ा फंड बन गया। अब बड़ा फंड के केस में जो आपका मैनेजर है वो है एक्सपर्ट, और उस मैनेजर को हम सैलरी कहां से देते हैं? उस पूरे फंड से देते हैं। तो जो उनकी एक्सपर्ट नॉलेज है उसका बेनिफिट आपके फंड को मिलता है। कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सी कंपनी में
करना चाहिए, वो आपके फंड को वो मैनेज करता है, वो इन्वेस्ट करता है। तो आपको पहला डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जो आपको एक्सपर्ट नॉलेज है, एक्सपर्ट का आपका साथ मिल जाता है, उनके हेल्प मिल जाता है। एक्सपर्ट नॉलेज, जो आपका फंड मैनेजर था, आपके फंड को मैनेज करता है, जिसके लिए वो अपनी सैलरी चार्ज करता है, जिसको एक्सपेंस रेशियो के नाम से हम म्यूचुअल फंड में जानते हैं। जिस म्यूचुअल फंड में जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है, इससे पता चलता है कि वो कंपनी आपसे उस एक्सपर्ट नॉलेज के बदले या उसे मैनेज करने के लिए कितना पैसे चार्ज करती है, कौन कितना कम कमीशन चार्ज करती है, इससे ये पता चलता है। तीसरा बेनिफिट है टेंशन फ्री लाइफ, रिलैक्स लाइफ। अगर आप खुद ट्रेड करते तो आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता, ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता, आपको राइट टाइम पे ट्रांजैक्शन करना पड़ता, इंफॉर्मेशन चेक करने पड़ते, कौन से कंपनी कब किसकी शेयर प्राइस अप होने वाली है, डाउन होने वाली है, उसके अनुसार आपको परफॉर्म करना पड़ता। यहाँ म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आप रिलैक्स से अपने जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी चीजों में फुल टाइम इन्वॉल्व है, वहां इन्वॉल्व रहिए। आपके एक्सपर्ट, आपके फंड मैनेजर उस फंड को ट्रेड करता है, उस फंड से इन्वेस्ट करता है और आपको प्रॉफिट देता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं भी अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से एंजॉय कीजिए, आपका फंड वहां ग्रो हो रहा है, वहां बढ़ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है, ऑटो डेबिट बेनिफिट्स। आप चाहते हैं सर्टेन पीरियड में सर्टेन अमाउंट हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए। आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी के केस में आपको ऐसे ही आप करते हैं, आप अपने बैंक को एक मैंडेट साइन करके दे देते हैं, जो भी आप चूज करते हैं पीरियड, उसमें हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाए और वो म्यूचुअल फंड कंपनी को चली जाए। और ऐसा होता है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। कई बार लेकिन लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर एक बार हमने मैंडेट साइन कर दिया, हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, हमारे सिविल इंपैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से कोई आपके सिविल पे इंपैक्ट नहीं आता है। बस बैंक के एक मैंडेट चार्जेज होते हैं, एक छोटी सी अमाउंट पे वो चार्ज करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अभी चेक बाउंस का जो इंपैक्ट होता है उस तरीके से कि हमारे बार बार बाउंस हो रहा है, चाहे बार बार हमारे ऑटो डेबिट नहीं हो पा रहा है फंड की कमी की वजह से, तो हमें ऐसा तो नहीं हमारे सिविल और दूसरी चीजों पे इंपैक्ट पड़ा, बिल्कुल ही नहीं, निश्चिंत रहिए। तो दूसरा, अगर एक बार ऑटो डेबिट कर दिए फिर स्टॉप करा सकते हैं कि नहीं, कभी भी आप इसे स्टॉप करा सकते हैं, अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, अमाउंट को रोक सकते हैं, जो आपको करना है इस ऑटो डेबिट के साथ आप कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने मैंडेट साइन कर दिया तो कंपल्सरली ये अमाउंट जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स, मेन बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। अब हम बात करते हैं क्या इनकी कुछ लिमिटेशन है। ऑब्वियस, जहां पे बेनिफिट्स रहेंगे वहां पे उसके साथ कुछ एसोसिएट लिमिटेशन भी रहेंगे। इसमें जो कमी है म्यूचुअल फंड्स में, वो जो मेन है, ऐसे गिनने लगे छोटे बड़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो होता है कंट्रोल। आप सोचते हैं कि सारा कंट्रोल तो हमने फंड मैनेजर को दे दिया, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली वो कब खरीदेगा, कब बेचेगा, ये आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब समझिए, मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट नीचे जा रही है, जनरल पब्लिक बिल्कुल पैनिक हो गई कि नहीं जी मार्केट म्यूचुअल फंड से निकलने का टाइम है, म्यूचुअल फंड से निकलो। जबकि आपका फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि यही राइट टाइम है हमें दूसरे शेयर्स को बाय करने के लिए, हमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। हमें ऐसे टाइम में ज्यादा से ज्यादा फंड चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रो अप कर सके। बट पब्लिक इन लार्ज, जो जनरल पब्लिक को कहते नहीं बिल्कुल पैनिक सिचुएशन है, आप ऐसे अभी हमें म्यूचुअल फंड से निकलना है, और आप उसे रिडेम्पशन के लिए अपना रिक्वेस्ट पेस्ट कर देते हो, अपना रिक्वेस्ट डाल देते हो कि हमें ये रिडीम करना है, हमें म्यूचुअल फंड से निकलना है। मजबूरन आपका फंड मैनेजर को उस शेयर को बेचना होगा, लॉस में बेचना होगा। कंपनी को लॉस है, आपको भी लॉस होता है। तो ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर हमेशा फ्री होता है और वो अपने अनुसार काम कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होल्डर हैं, उनका होता है। दूसरा, कई बार मैनेजर अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, वो डिस्कवर करता है कि जी एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बहुत फायदे हो सकते हैं, ऐसा कोई उसके पास इंफॉर्मेशन डिस्कवर हुआ, बट रिस्क उसमें बहुत है कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो हमारी नौकरी जा सकती है या कंपनी में फायर कर सकती है, हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन होते हुए भी कई बार वो उसमें इन्वेस्ट करने से बचता है उस स्टॉक में, और ऐसे में हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उस फंड से रिटर्न की, वो कम हो जाती है। और वो किस में इन्वेस्ट करता है? वेल नोन स्टॉक में,
जिसमें सर्टेन प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं ऐसे स्टॉक में, पर वैसे वोलेटाइल और रिस्की स्टॉक में वो इन्वेस्ट करने से बचता है। तो एक लिमिटेशन में, म्यूचुअल फंड के लिमिटेशन में ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर बात हम करते हैं, तीसरी लिमिटेशन में हम सोच सकते हैं कि कई बार स्कीम की लिमिटेशन होती है। जब फंड लॉन्च होता है तो हो सकता है अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप। तो उसमें पहले से डिसाइड होता है कि ये जो फंड आएंगे, आपके फंड जो हम ले रहे हैं, इसे हम लार्ज कैपिटल वाले कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल कैपिटल वाले के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आपके फंड मैनेजर को पता चलता है कि जी अभी हमें लार्ज कैपिटल में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट है, या इस कंपनी में ये चेंजेज होना है, इससे हमें मेजर बेनिफिट आ सकता है। बट उनकी लिमिटेशन है, वो फंड का जो टर्म कंडीशन है वो कहता है आप लार्ज कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस केस में अगर आप खुद होते, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते तो सिनेरियो चेंज होता। अगर आपको पता चलता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमें बेनिफिट है तो आप चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो चाहे किसी में कर सकते हैं। जबकि आपका फंड अगर वहां पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर फंड जो डिजाइन किया गया है उस टाइप के कैपिटल के लिए वहां पड़ा हुआ है, तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो ये थे लिमिटेशंस म्यूचुअल फंड के। बेनिफिट्स तो बहुत हैं, एक दो लिमिटेशंस भी हैं। जाते जाते मैं आपको मैं अपनी ओपिनियन अब दे सकता हूं कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्मॉल कैप में हाईली रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में, उसमें से एक निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे पसंद है, दूसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोनों के रिटर्न्स अच्छे हैं, दोनों के फंड मैनेजर अच्छे हैं और अभी तक की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए मैं इसे पसंद करता हूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके जो भी लगता है किसी दोस्त के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनके साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर और भी डिटेल्स कुछ जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड तो मैं उस पर नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।